एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। 2 और जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 और पकड़ लिए गए हैं। एक का नाम तुफैल बताया जा रहा है, इसको यूपी एटीएस ने पकड़ा है। ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप में था, पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था, गजवा हिंद, बाबरी का बदला और भारत में शरिया लागू करना चाह रहा था। अब इसको पता लगेगा ये भारत में शरिया, बाबरी का बदला, गजवा हिंद वगैरह और पाकिस्तान को कई जानकारियां ये लीक कर रहा था। ये तुफैल पकड़ा गया है। 2 और जासूस, वैसे मेरे पास जो जानकारी है 15 से 16 पहले पकड़ लिए थे गद्दार, अब 2 और जासूस पकड़े गए हैं। जासूसी के आरोप में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम तस्वीरें हैं ज्योति को हटाइए, वो जो तस्वीर है हारून, ये हारून जिसे दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया, इसका नाम है हारून। और दूसरा आरोपी है, इसका नाम है तुफैल। ये तुफैल आ गया तस्वीर, देखिए कितना मासूम चेहरा लग रहा है आपको। ये तुफैल वाराणसी का रहने वाला, इसे यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया। आरोप है कि तुफैल करीब 600 पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था तुफैल। उसने राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, लाल किला की तस्वीरें पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। बहुत सीरियस चार्जेस हैं इस तुफैल पर। तुफैल एक पाकिस्तानी महिला नफीसा के संपर्क में था। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। तुफैल था नफीसा के संपर्क में, इनडायरेक्टली पाकिस्तानी सेना के संपर्क में, क्योंकि नफीसा का पति पाकिस्तानी आर्मी में। ये हमारे आसपास कितने लोग कौन कहां बैठे हैं, गद्दार, OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिन पर अब जासूसी के आरोप लग रहे हैं। और जासूसी के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है यूपी एटीएस। जबकि दिल्ली से गिरफ्तार हारून पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरों के इशारे पर जासूसी कर रहा था। ये देखिए इसका, ये चेहरे से कितने भोले वाले लगते हैं और कितने बड़े वाले गद्दार होते हैं ये लोग। ये पाकिस्तानी वीजा दिलाने के लिए रैकेट में शामिल था। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा, गजाला, नोमान, इलाही, देवेंद्र सिंह, अरमान तारीफ, शहजाद जैसे 14 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। 14 से ज्यादा, 2 और 16, कई नंबर्स है। 20 के करीब जगह जगह अरमान को उठा लिया तुफैल, जगह जगह इस तरह से गजाला, ज्योति, देवेंद्र सिंह, नोमान इलाही, गजाला, ज्योति मल्होत्रा, 2 और पकड़े गए हैं। ये सारे चेहरे भी हैं। 14 + 2 16, वैसे कुछ जगह आंकड़े हैं 20-20 के करीब पकड़ लिए। बड़ी खबर यह है, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं, अभी की इस वक्त ये खबर मिल रही है, 2 और जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया है जासूसी के आरोप में। एक का नाम हारून, ये वो तस्वीर जो अभी हमको मिली सीलमपुर, इसको उठा लिया है, ये पकड़ा गया। दूसरा है तुफैल। तुफैल का मैं 30 सेकंड में आपको बता देता हूं। तुफैल था नफीसा के संपर्क में, नफीसा का पति पाकिस्तानी आर्मी में, और एक व्हाट्सएप ग्रुप था 600 लोगों का, उसमें कह रहा था बाबरी का बदला, गजवा हिंद, भारत में शरिया और कई लोकेशंस के इसने मैप से लेकर सारी लोकेशंस जो है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी। लाल किला, रेलवे स्टेशन, ज्ञानवापी मंदिर, इसके अलावा नमो घाट, राजघाट, ये तुफैल। और साथ ही पकड़ा गया दूसरा जिसका नाम है हारून। ये 2 लोग पकड़े गए, 2 जासूस। अब तक 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं,
गरम सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये वो भाषण है जो दुनिया में भारत की नई पहचान स्थापित करने वाला है। ये वो भाषण है साहब जिसमें ओज भी है, शौर्य भी है, एग्रेशन भी है, अटैक भी है। ओज भी, शौर्य भी, अग्रेशन भी, अटैक भी, नए भारत का स्वरूप भी, रौद्र रूप भी, समर्थ भारत का रौद्र रूप भी। मतलब आप यकीन मानिए मोदी के एक एक भाषण को अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो यकीन मानिए आपको लगेगा वाकई आज का मोदी का संबोधन ना कोई एक आम भाषण नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं हैं। ये नए भारत के संकल्प का उद्घोष है, ये नए भारत के रौद्र रूप का नया स्वरूप है, ये आतंक के विरुद्ध ऐलाने युद्ध है, ये नए भारत की ललकार आतंक पर संपूर्ण प्रहार है। देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान ये लाइनें कई बार दोहराई। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीना पूरे होने पर, 30 दिन पूरे हुए हैं आज, 1 महीना पूरे होने पर देश की जनता को बहुत क्लियर मैसेज, बल्कि पूरी दुनिया को क्लियर एंड कट मैसेज दे दिया। रौद्र रूप, भारत का नया स्वरूप। इसलिए आज मोदी के भाषण की तुलना आप जानते हैं, आज से करीब 132 साल पहले 11 दिसंबर 1893 स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में जो भाषण दिया था ना, उससे आज नरेंद्र मोदी के भाषण की तुलना हो रही है, जिसने दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी। वो स्वामी विवेकानंद जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, एक वो नरेंद्र और आज एक दूसरे नरेंद्र। वो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जिनके भाषण की चर्चा आज भी दुनिया में की जाती है, एक वो नरेंद्र थे। इस घटना के 132 साल बाद आज एक और नरेंद्र, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दिया साहब जिसने भी दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी है, नए भारत का दर्शन, रौद्र रूप, नए भारत का नया स्वरूप, नए भारत को नई पहचान दिलाने वाला भाषण। याद करिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री के शब्दों और स्वामी विवेकानंद के शब्दों का, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसको अपनी जिंदगी का विचार बनाओ। सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। भरोसा करो कि तुम कमजोर नहीं हो। अगर तुम्हारे दिमाग और दिल के बीच संघर्ष हो तो वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। नरेंद्र नाथ दत्त, वो नरेंद्र, उन्होंने कही थी बात, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। और साहब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री का आज का भाषण मात्र एक आम संबोधन नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावना है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया को बता दिया कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक उन्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान से दुनिया को वीर भोग्य वसुंधरा का संदेश दिया, जो भारतीय संस्कृति का सूत्र वाक्य है। प्रधानमंत्री का आज का भाषण, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई सामान्य भाषण नहीं था। आने वाली पीढ़ियां इस भाषण को याद रखेंगी। इसमें भारत के दुश्मनों, आतंकवाद को पालने पोसने वालों के लिए कड़ा संदेश था, तो वहीं देश की जनता के लिए एक भरोसा था कि नया भारत शांति चाहता है, लेकिन सम्मान की कीमत पर नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सुधरो नहीं तो सुधार देंगे, मोदी देश नहीं झुकने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मिनट के भाषण में 22 अप्रैल को जो जवाब दिया ना, 22 अप्रैल का जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने साफ बता दिया कि नया भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। हमारा धैर्य जितना गहरा है, प्रतिशोध और भी गहरा है। भारत के दुश्मन अब दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
आतंकवादियों को घर में घुसकर मारना हमारा न्यू नॉर्मल है। न्याय के लिए भारत की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ये जो 22 संदेश छिपे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के जो मुख्य अंश है जो मैं आज आपको फिर से सुनाना चाहता हूं वो सुनिए, फिर 22 संदेश मैं आपको बताऊंगा। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। देखिए, रौद्र रूप, नया भारत, नया स्वरूप, ये प्रतिशोध नहीं, न्याय का नया स्वरूप है। मोदी के इन 2 वाक्यों में आप इसको समझिए, पिछले 30 दिनों में भारत की नीति में आए जबरदस्त बदलाव की पूरी इनसाइड स्टोरी है। आप जानते हैं पिछले 30 दिनों में भारत कितना बदला है? हो सकता है आप भी हमले, बदला, अटैक, ड्रोन, इन सब के बीच में इस फर्क को शायद आप ठीक तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन यकीन मानिए पिछले 30 दिनों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत की नीति में इतना बड़ा बदलाव किया है जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया महसूस करेगी, जिसकी झलक आज मोदी के भाषण में दिखी। मोदी ने साफ बार बार क्या कहा? मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि समस्त भारत का रौद्र रूप है, यह नए भारत का स्वरूप है, यह शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, यह नए भारत का नया स्वरूप है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई रेड लाइन खींच दी है। 22 अप्रैल के हमले का जिस तरह से 22 मिनट में बदला लिया गया, उसके 22 संदेश मैं आपको अब बताऊंगा। 22 संदेश, 22 का हमला 22 मिनट में बदला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में छुपे वो 22 संदेश। पहला, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। अब भारत आतंकवाद बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। दूसरा, डोजियर नहीं, डोजियर नहीं, सीधे डोज। नंबर 2। नंबर 3, आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर होगा।
आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर होगा। नंबर 4, हर आतंकी हमले का अब ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। नंबर 4 हो गए, हर आतंकी हमले का अब ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। नंबर 5 सबसे जरूरी है, घर में घुसकर मारना अब न्यू नॉर्मल है। घर में घुसकर मारना, कब कौन सी मिसाइल कहां पड़ जाएगी अगर हमारे यहां पर आतंकी भेजे तो ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल, वार्निंग नहीं, सीधे वार। 6, 7वां, एक एक कतरे का हिसाब होगा। आज प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, मतलब ये एक एक कतरे का हिसाब। 7, 8वां, संयम नहीं, नियमित जवाब होगा, संयम नहीं। 9वां, भारत के दुश्मन ये दुनिया के किसी भी कोने में अब सेफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का 9वां मैसेज ये है कि दुनिया में किसी भी कोने में छिपे भारत के दुश्मन अब सेफ नहीं है। आतंक के सेफ हेवन में भी आतंकियों के सेफ रहने की अब गारंटी नहीं है। आतंकियों के सेफ हेवन भी अब आतंकवादियों के लिए सेफ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेलिएशन रिवेंज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि बदला। ये जो है रिटेलिएशन, अगर हम कार्रवाई करते हैं तो वो बदला नहीं, जिम्मेदारी है। रिटेलिएशन रिवेंज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब भारत नहीं सहेगा। नया भारत, पिछले 30 दिन में कितना बदला है भारत, ये सफर 22 संदेश। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब भारत नहीं सहेगा। आतंकियों और उनके आकाओं में अब फर्क नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने क्लियर लकीर खींच दी है। नए भारत की क्लियर कट पॉलिसी है। गुड टेरर बैड टेरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको पालने वाले आका, उनमें और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। आतंकियों उनके आकाओं में सबसे जरूरी पॉइंट, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साहब न्याय के लिए। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय है और इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब नहीं भारत मानेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर अब नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कि वो देश क्या कह रहा है, ये देश क्या कह रहा है, अब नहीं। क्लियर कट पॉलिसी है, या तो आप हमारे साथ हैं या आतंक के साथ। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में, आतंक के विरुद्ध इस युद्ध में, या आप हमारे साथ या आतंक के साथ। किसी की परमिशन अब नहीं लेगा भारत, जैसे अभी नहीं ली ऑपरेशन सिंदूर, घुसकर मारा, अब ये न्यू नॉर्मल है। अब किसी की परमिशन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, बातचीत अगर होती भी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, टर्म्स हमारी होंगी, भारत की टर्म्स पर। पीओके पर बात होगी, बिल्कुल होगी, छोड़ी खाली करिए, पीओके पर बात होगी। बातचीत भारत की टर्म्स पर होगी। संप्रभुता, अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया सेना को फ्री हैंड, सेना को फ्री हैंड। शांति चाहिए, सम्मान की कीमत पर नहीं। प्रधानमंत्री ने एक तरीके से क्लियर करा कि खेल का मैदान भी बदला है, नियम भी बदले हैं। तो 22 के बदला, 22 तारीख को जो हमला हुआ, उसका 22 मिनट में जो बदला लिया, उसके 22 संदेश क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में छिपे थे, सुनिए। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है।
देखिए, प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ सीमा पार के लिए नहीं, यहाँ सीमा के इस तरफ बैठे कुछ लोगों के लिए भी था। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश उनके लिए भी जिनको पहले हमले के बाद सरकार की कार्रवाई का इंतजार था और फिर कार्रवाई के बाद सीज फायर पर एतराज। ये प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश उनके लिए भी जो आतंकी और पीड़ित देश के बीच वार्ता की वकालत करते हैं और जिनको पाकिस्तानियों को खदेड़ने पर मानवाधिकार याद आता है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश उनके लिए भी जिनको लगता है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा होगा और उनके लिए भी जिनको लगता है कि कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं। यह स्पष्ट संदेश उनके लिए भी जो रफाल से नींबू मिर्च हटाने का इंतजार कर रहे थे और उनको भी जिनको लगता है कि पहलगाम की वजह हिंदुत्व है। यही नहीं, यह स्पष्ट और क्लियर मैसेज उनके लिए भी है जो ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट मानते हैं। खड़गे जी, आप जानते हैं यही वजह है कि मोदी ने आतंक को ललकारा, पाकिस्तान को फटकारा। जवाब कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, कांग्रेस को कष्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण में कहीं कोई पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में कहीं कोई राजनीति की बात नहीं कही। प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण में कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री के निशाने पर कहीं कांग्रेस नहीं रही। प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ आतंकी टारगेट पर थे, आतंकवाद टारगेट पर था, पाकिस्तान टारगेट पर था, आतंकिस्तान टारगेट पर था। कई कांग्रेस को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे खोखले डायलॉग्स का है। मतलब साहब, दुख इस चीज का है कि आज फिर विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है, वो भी तब जब मोदी ने, मैं कह रहा हूं, एक शब्द विपक्ष पर नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं किया। वो चाहते तो जवाब दे सकते थे, सिंदूर का सौदा कहने वालों को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो चाहते साहब तो जवाब दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन एक शब्द नहीं। लेकिन साहब, कांग्रेस में मोदी की आतंक को ललकार को किसी ने खोखला भाषण बताया, जयराम रमेश, तो किसी ने फिल्मी डायलॉग बता दिया, राहुल गांधी, फिल्मी डायलॉग। इस बार भी फिर से वही सवाल उठाए गए कि विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया, ट्रंप के दावों पर क्यों नहीं बोले, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। वैसे कांग्रेस ने सवाल पूछा था कि ट्रंप के दावों को लेकर प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ने कोई बयान क्यों नहीं दिया। आ गया जवाब। यह जवाब भी उसी ने दिया है जिससे मांगा गया था, विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे अमेरिका समेत कई देश दोनों देशों के संपर्क कर रहे थे। यह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया, दोबारा से सुनिए, मैं कह रहा हूं। उन्होंने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे अमेरिका समेत कई देश भारत पाकिस्तान से संपर्क कर रहे थे, कैसे सीज फायर का फैसला हुआ। सुनिए जयराम रमेश का सवाल, विदेश मंत्री का जवाब, क्या उन्होंने कहा एक एक शब्द को। यह डिबेट आज खत्म हो जाएगी कि ट्रंप ने मध्यस्थता की नहीं। वैसे तो ट्रंप खुद यू टर्न ले चुके हैं कि मध्यस्थता मैंने नहीं कराई। वो कह चुके हैं कि एज फार एज दिस इज कंसर्न, नो, हाँ हेल्प की है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो एस जयशंकर ना, भारत का क्या जवाब था ना, वो आज सबको सुनना चाहिए। अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम हुआ। तीसरे जगह में बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका खंडन प्रधानमंत्री से नहीं आता है, उसका खंडन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नहीं आता है, उसका खंडन विदेश मंत्री से नहीं आता है। सब लोग चुप हैं। और But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. साहब, प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि आतंक की कीमत चुकानी होगी और एटम बम की गीदड़ भभकी से भारत नहीं डरेगा। लेकिन साहब सोचिए ना, 2014 से पहले भी देश में कई बार आतंकी हमले हुए, लेकिन क्या कभी भारत ने दुश्मन के घर में घुसकर उस तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया? कितने धमाके ना साहब। 2005 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, 62 लोगों की मौत हो गई, 210 लोग जख्मी हो गए। 2000 देखिए ना कितने आतंकी हमले हुए। 2006 में मुंबई में ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट, अनाउंसमेंट होती रहती थी सीट के नीचे क्या हो सकता है क्या नहीं। 209 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा जख्मी हुए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए, 68 लोगों की मौत हो गई। 2008 में मुंबई में 26/11 आतंकी हमला हुआ, क्या हुआ? 166 लोग मार दिए थे ना।
यहां तक कि जब साल 2001 में भारत की संसद पर भी हमला हुआ था जिसमें 9 लोग मारे गए थे, उस दौरान भी मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, भारत ने आतंकवाद पर ऐसी चोट नहीं की। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कैसा कड़ा रुख अपनाया, इसे आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। याद करिए 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादियों ने हमला किया था। 11 दिन में बदला लिया था, 11 दिन के अंदर। 29 सितंबर को भारत ने पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। 6 टेरर कैंप्स तबाह, 40 से ज्यादा आतंकवादी सफाया। फिर क्या हुआ था याद करिए, पुलवामा 14 फरवरी, पुलवामा सीआरपीएफ के कैंप पर, वहां पर जो ब्लास्ट किया था, 12 दिन के अंदर अंदर बदला, 12 दिन। 26 फरवरी 2019 की रात भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बालाकोट, जैश, सारे ट्रेनिंग कैंप तबाह, कई आतंकवादियों का सफाया हुआ। फिर 22 अप्रैल, जब प्रधानमंत्री ने कहा 22 अप्रैल को पहलगाम जो हुआ, 14 दिन के अंदर अंदर, 13 से 14 दिन के अंदर अंदर, 22 मिनट के अंदर अंदर आतंक की कब्र खोद दी। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया, सुनिए। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। और आतंकवाद के खिलाफ कैसे दुनिया भारत के साथ, अब बात इसकी। था कि इस पर विचार होना चाहिए था और तब जाना चाहिए। We have a history of relationship with India. We want to take it to the next level. We want to, make sure that the future, both nations, we have a history of relationship with India. We want to take it to the next level. We want to, make sure that the future, both nations. It's going to be very fruitful. I'm very optimistic and confident. हम अब जो टेररिस्ट को जहाँ से ये सोर्स है, उस सोर्स को ख़त्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बनी सर्वदलीय टीम
देश में भले उस पर सियासत हो रही है, विदेश में ये टीम अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस जंग में कई देश अब भारत के साथ खड़े हैं। बड़ी बात यह है साहब कि भारत के साथ खड़े होने वाले देशों में वो देश भी शामिल हैं जिनको इस्लाम के नाम पर लगातार पाकिस्तान अपनी तरफ करने की कोशिश करता रहा। जी हां, यूएई। लेकिन फिलहाल दो टीमें, भारत की दो टीम इंडिया विदेश पहुंच चुकी हैं, जहां उन्होंने यूएई और जापान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाली टीम ने यूएई में वहां पर है जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा। यूएई के कई सांसद इस बैठक में शामिल रहे। बैठक के बाद यूएई की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे संसदीय रक्षा और विशेष कमेटी के चेयरमैन जो हैं अली राशिद अल नुमानी ने कहा उनका देश भारत के साथ खड़ा है। यूएई भारत के साथ। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई वाली टीम ने टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर, अपना पक्ष रखा, जिसके बाद जापान ने भी भारत के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया। सुनिए। Meeting actually emphasizing our commitment to work together to counter terrorism and to create a better future for our people and for something that negotiable from our side. Our commitment toward Indian national security is non-negotiable. Those who are using religion to save their political agenda, it's something alarming. It's something that we have to take our responsibility. देखिए, भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब है। अलग अलग पार्टियों के सांसद विशेषज्ञों की 7 टीमें बनाई गई है। 33 देशों में पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब करेंगी। वहीं इसको लेकर विपक्ष में भारी अभी भी कंफ्यूजन है। साहब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे क्या ना करे। यही वजह है कि एक तरफ तो वो अपने नेताओं को विदेश भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे दौरे का विरोध भी किया जा रहा है। सुनिए। भाजपा का, उनके समर्थकों का लगातार हमला जारी है। यहाँ तक कि उनको देशद्रोह, पाकिस्तानी एजेंट सब कुछ कहा जा रहा है। और उसी परिस्थिति में वो ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश जाकर जो हमारे देश की जो छवि है उसको सुधारने के लिए भेजा जा रहा है। तो ये विरोधाभास है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जिस तरह से डेलीगेशन का गठन किया है वो अपोजिशन में स्प्लिट करने के लिए किया है। उनकी मंशा साफ नहीं है, वो आतंकवाद से लड़ना नहीं चाहते। वो आज भी इस बहाने देश के अपोजिशन से लड़ रही है, उसमें दरार डाल रही है। तो दरार तो स्प्लिट तो है, आपको तय करना होगा कि आप देश के साथ हैं, अभी भी आपके लिए पार्टी हित पहले है या देश हित। लेकिन उधर आपको बता दें, बात करेंगे दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन, माफ करेगा, पाकिस्तानी स्पाई कमीशन की। वो स्पाई कमीशन है साहब, जासूस भरे पड़े हैं। पाकिस्तानी स्पाई कमीशन कहिए, जिसके जरिए पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स को दूतावास स्टाफ बताकर दिल्ली भेजता है। सारे पकड़ में आ रहे हैं, अब समझ में आ रहा है, उनसे जासूसी करवाता है। ज्योति मल्होत्रा केस की छानबीन में पाक हाई कमीशन में नियुक्त एहसान उर रहमान दानिश, ये तस्वीर भी दानिश की है, इसके बारे में खुफिया एजेंसियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसके बारे में पता लगा साहब कि ये दानिश एक आईएसआई एजेंट था। पाकिस्तानी दूतावास, पाकिस्तानी स्पाई कमीशन, हाई कमीशन, स्पाई कमीशन में दानिश आईएसआई का एजेंट निकला। आईएसआई के इस्लामाबाद दफ्तर में पोस्टेड था। इसका पासपोर्ट भी इस्लामाबाद से जारी हुआ। पाकिस्तान ने इस आईएसआई एजेंट को अपने हाई कमीशन का स्टाफ बनाकर अभी 2022 में दिल्ली भेजा था। यह पता लगा है। पोल खुलते ही भारत सरकार ने इसको 13 मई को दानिश को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। और दानिश के बाद कल ही एक और पाकिस्तानी स्पाई कमीशन के स्टाफ, हाई नहीं स्पाई कमीशन के स्टाफ, साद अहमद वर्रेश को, इसको भी 24 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। एक और देखिए, कमीशन में आईएसआई एजेंट को देश निकाला का यह आदेश पहली बार नहीं है। इससे पहले 23 जून 2020 को पाक उच्चायोग के आधे कर्मचारियों को देश से निकाला गया था। ये सारे दूतावास में जासूस भरे पड़े हैं पाकिस्तानियों के। 31 मई 2020 को पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अधिकारी आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर को पाक वापस भेजा गया। बहुत पुरानी कहानी है साहब। 27 अक्टूबर 2016 को महमूद अख्तर नाम के आईएसआई एजेंट को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया था। मतलब
आईएसआई एजेंट दानिश की पोल खुलने के बाद एक बार फिर से यह साबित हो गया साहब कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली में पाकिस्तानी स्पाई कमीशन के दफ्तर में अपने एजेंट को नकली नाम और पहचान के साथ तैनात करती है। इसका असली काम भारत में बैठकर भारत की संवेदनशील जानकारियां जुटाना होता है। आईएसआई एजेंट दानिश को पाक हाई कमीशन में वीजा पोस्ट पर तैनात किया गया था। इसको जानते हैं क्यों? वीजा डेस्क, क्योंकि दफ्तर में बैठे बैठे ज्यादा से ज्यादा भारतीयों से मिल सके जो पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई करने आते हो, पैसे प्रलोभन देकर बरगला सके। वैसे आपको बता दें, दानिश अपनी इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाब भी हुआ साहब। ज्योति मल्होत्रा, गजाला, नुमान, इलाही, अरमान, तारीफ, शहजाद जैसे कई भारतीयों को जासूसी के जाल में इसने फंसाया दानिश साहब। इसके बारे में एक और चीज खुफिया एजेंसियों ने बताई, एक नंबर का घूसखोर एजेंट था जो हाई कमीशन में वीजा डेस्क पर बैठकर घूसखोरी भी कर रहा था। आईएसआई एजेंट दानिश एक वीजा लगवाने की फाइल क्लियर करने के एवज में 5,000 रुपए घूस लेता था, यह भी पता लग गया। इसके लिए उसने आरोपी यामीन मोहम्मद को अपने साथ मिला लिया था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर में वीजा अप्लाई करने वालों को आसानी से वीजा लगवाने का झांसा देकर ये दानिश से मिलवाता था। आईएसआई एजेंट दानिश घूस की ये रकम गिरफ्तार आरोपी यामीन मोहम्मद को अपने पास रखने के लिए कहता, वो भी अंदर है। अब बाद में घूस के पैसे आरोपी गजाला के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा देता था। गजाला भी पकड़ा गया, सुनिए। आयोग के 2 स्टाफ मेंबर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा किया गया है, क्योंकि वो जिस प्रकार की हरकतें यहाँ कर रहे थे वो उनके जो ऑफिशियल स्टेटस है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसके वायलेशन में है एक तरीके से। पाकिस्तान में तूफान, लेकिन यहां भारत में किस तरह का तूफान, तबाही, बारिश, ट्रिपल अटैक, मौसम का किस तरह की तबाही कल देखने को मिली थी। तस्वीरें अब आई हैं, दिखाते हैं आपको। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कल शाम तूफान ने तबाही मचा दी। सबसे खौफनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर से आईं, जहां एक झोपड़ी तूफान में तिनके की तरह बिखर गई। एक तो जोरदार बारिश, ऊपर से पेड़ उखाड़ देने वाला तूफान। ऐसे में मैदान में बनी एक झोपड़ी भला कितनी देर तक तूफान के थपेड़े सह सकती थी। घर की दीवारें पक्की थीं, लेकिन छत घास फूस से बनी थी। जब तूफान और बारिश एक साथ शुरू हुई तो इस घर के मालिक अमोल नागवंशी बच्चों के साथ घर की छत उड़ने से बचाने में जुट गए। अमोल के दोनों बच्चे घर के भीतर से छत को पकड़कर झूले हुए थे ताकि उनके वजन से छत न उड़े, लेकिन करीब 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने तिनके की तरह अमोल के घर की छत को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके साथ ही अमोल के दोनों बच्चे भी छत के साथ ही हवा में उड़ गए। छत के साथ हवा में उड़ने से दोनों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस तूफान में अमोल नागवंशी का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सरपंच प्रतिनिधि ने अधिकारियों और सरकार से गरीब परिवार के नुकसान की भरपाई करने के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। हमारे यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते अमोल नागवंशी का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चारों के लिए गंभीर चोटें आई हैं और उनकी पूरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई। शासन, प्रशासन और क्षेत्र के माननीय विधायक जी से अनुरोध है शीघ्र सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करें। यूपी के नोएडा में जब तूफान आया तो सड़क पर गाड़ियां ठहर गईं, जो जहां था वो वहीं खड़ा हो गया। फ्लाईओवर पर खड़ा एक बाइक सवार तूफान से बचने के लिए फ्लाईओवर की रेलिंग और अपनी बाइक की आड़ के बीच में छिपकर बैठा नजर आया। वहीं नोएडा में तूफान के दौरान एक साइन बोर्ड उड़कर हाई टेंशन लाइन के तारों में उलझ गया, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। बिजली विभाग के एक कर्मचारी ने हाई टेंशन तार पर चढ़कर इस साइन बोर्ड को नीचे फेंका, तब कहीं जाकर इलाके की बिजली बहाल हो पाई। लोनी पे गिरा है। गाजियाबाद के लोनी में भारी भरकम होर्डिंग भी तूफान में संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। गनीमत थी कि उस वक्त कोई राहगीर होर्डिंग की चपेट में नहीं आया। दिल्ली एनसीआर में तूफान से 7 लोगों की मौत की खबर है। सभी लोगों की मौत पेड़, खंबे और होर्डिंग गिरने की वजह से हुई है। दिल्ली और नोएडा में करीब 100 जगहों पर पेड़ उखड़ने की शिकायत मिली।
वहीं इस तूफान ने दिल्ली एनसीआर में बनी इमारतों की मजबूती की भी पोल खोल दी। 80-90 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सवाल यह है कि भूकंप में ऐसी इमारतें कितनी देर टिकेंगी। वहीं नॉर्थ दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में कई पेड़ गिर गए, जिनकी चपेट में आने से टीन शेड को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक होर्डिंग गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया और लंबा जाम लग गया। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में तूफान की वजह से एक मास्ट लाइट गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। यूपी के कासगंज में तूफान की वजह से करीब आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। दरअसल तूफान आने से पहले कहीं आग जल रही थी। तूफान के दौरान चिंगारियां उड़ी और घरों में आग लग गई। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है।